हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि आप नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी आर स्टडीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ दिस एम्ब्रियो। और अपने लास्ट के लेक्चर में हमने इसका पूरा डिटेल डिस्कशन किया था, उसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं डायग्राम के थ्रू भी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे थे और क्या आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट के लेक्चर में हमने एम्ब्रायोजेनेसिस वाला टॉपिक जो है स्पेशली अपने डाइकोट एम्ब्रियो को लेकर स्टडी कर लिया था। मैंने आपको आपका जो एनसीईआरटी वाला डायग्राम है उसको पूरा एक्सप्लेन किया था, जिसको शायद आपने कभी झलक देखी होगी उसकी डायग्राम की, उसको इतनी डिटेल में स्टडी नहीं किया होगा। उसी डायग्राम से हमने सब कुछ समझने की कोशिश की थी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो please do mention your doubts in the comment section or through the Gmail ID. We are available for you anytime you want us to clear your doubts specially. ठीक है, चलो उसी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन। इस डायग्राम से आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये बोर्ड पर बनाया है सो दैट कि आपको ये पता चले कि एक्चुअली में जो एम्ब्रियो हमारा हमने वहाँ पर डिस्कस किया था अपने लास्ट के लेक्चर में, वो कैसा दिखता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, हमने वो डायग्राम अलग से तो स्टडी कर लिया, वो हमको समझ में भी आ गया, लेकिन वो एक्चुअली में एम्ब्रियो जो हमने ग्लोब्यूलर शेप या हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो दिख रहा है आपको, ग्लोब्यूलर शेप नहीं है। तो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो जो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था, वो एक्चुअली में फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर कहां पर प्रेजेंट रहता है और कैसा रहता है, वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ये डायग्राम बोर्ड पर बनाया है। अब देखते हैं इसकी थोड़ी सी लेबलिंग जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखी थी। ठीक, अब देखो लेबलिंग की अगर बात करें, ये है वो जो रेड में अंदर बना हुआ है, ये है हमारा पूरा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ये जो पूरा आपको रेड में दिख रहा है, ये है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ये वही माइक्रोपाइलर टिप है जो हमने लास्ट के लेसन्स में एम्ब्रियो सैक में डिस्कस की थी। अब इसकी बात करते हैं अगर लेबलिंग की, तो देखो लेबलिंग कैसी होगी। जैसा कि आपको पता है, ये है आउटर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, देख लिया था हमने, ये कवरिंग्स होती हैं। ये अंदर वाला जो है ये है इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक, फिर से बोल रही हूँ, अगर वीडियो को आप स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो डू ट्राई दैट कि यू डू नॉट ट्राई टू स्किप द वीडियो, अदरवाइज यू विल डेफिनेटली लूज द कॉन्सेप्ट्स। ठीक, अब देखो उसके आगे जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे और चीज़ें। ये जो आपको लाइनिंग वाला पोर्शन दिख रहा है, ये है वही न्यूसेलस जो हमने अपने एम्ब्रियो सैक में डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक, ये हो गया न्यूसेलस। इसके अलावा ये जो आपको सर्कुलर दिख रहे हैं न्यूक्लियाई के फॉर्म में, ये है हमारे एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। इसी तरह से हमारा जो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है वो अरेंज रहता है और फिर यही एम्ब्रियो आगे जाके सीड के फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करेगा। कैसे करेगा वो हम देख रहे हैं, लेकिन हाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये डाइकॉट का केस है, मोनोकॉट का केस ये नहीं है। ठीक, अब और थोड़ा अंदर जाते हैं। देखो ये जो दो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी देखे थे, ये दोनों क्या हैं, ये हैं हमारे कॉटिलिडन्स, और दो कॉटिलिडन्स हैं, इसीलिए ये डाइकॉट का केस है। इसको थोड़ा सा, क्योंकि नेमिंग थोड़ी शिफ्ट हो गई इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। ठीक, अब देखो मैंने आपको बोला था जहाँ कॉटिलिडन्स होंगे वहीं शूट टिप होगी, क्योंकि वहीं से हमारी जो कॉटिलिडन्स आगे जाके लीव्स का स्ट्रक्चर लेंगे वो होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जब कॉटिलिडन्स है तो इसके जो यहाँ पर प्रेजेंट होगी, यहाँ पर ये कुछ इस जगह पर होगी हमारी शूट की टिप, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लूम्यूल। ठीक है, तो ये हो गई हमारी शूट की टिप। इसके अलावा ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला, यहाँ पर है हमारा रेडिकल, क्योंकि यहाँ पर था हमारा हाइपोफिसिस। रिलेट करने की कोशिश कीजिए लास्ट लेक्चर से, जो हमारा सस्पेंसर का लास्ट सेल था हाइपोफिसिस, वही रेडिकल को बनाता है, तो वो कुछ इस जगह पर प्रेजेंट होता है। फिर ये जो हमें स्टेम, ये स्लेंडर थिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है हमारा सस्पेंसर। ये वही हमारा माइक्रोपाइलर एंड। ठीक, तो कुछ इस तरीके से होता है इसका अरेंजमेंट। आई थिंक कि सारा कुछ लेबल कर दिया। हाँ
ठीक है। इस कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, कहाँ पर, डाइकॉट्स के केस में। अब जैसा कि हमने देखा था कि जो डाइकॉट एम्ब्रियो है हमारा, वो जब डेवलप होता है तो उसकी प्रेजेंट होती है एक एम्ब्रियोनल एक्सिस। उस एम्ब्रियोनल एक्सिस में ही इंक्लूड होते हैं ये प्लूम्यूल और ये रेडिकल। ठीक, जब ये मिलके अगर हम इसको एक बार में कंसिडर करेंगे तो हम बोलते हैं इसको, इट इज डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस विच इन टर्न हैज दिस शूट टिप एंड द रेडिकल दैट इज द रूट टिप। अब कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इसी में देखिए, एक और डायग्राम में, बहुत सिंपल सा डायग्राम, ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और ये आपको बता रहा है कि कैसे एम्ब्रियो आपके उसके अंदर प्रेजेंट होगा। अब जो फाइनली डायग्राम हमारा बन के निकलता है इसके और फर्दर डेवलपमेंट के बाद, या फिर जिसको हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो वो डायग्राम कुछ इस तरीके से आता है। ये डायग्राम मैं आपके सामने इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो जाए चीज़ें कि डायग्राम को, इस डायग्राम को कैसे हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया प्लूम्यूल वाला रीजन, मतलब जो हमारी वो शूट टिप आपको दिख रही है वो हो गया। उसके अलावा ये एक कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये वाला डायग्राम तो आप सभी ने अपनी बुक्स में देखा होगा क्योंकि सिंपल है और आसानी से दिख जाता है। देखो कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स को शायद हम एक बार को नेग्लेक्ट कर दें अगर कुछ ऐसा सा दिख रहा है, लेकिन ऐसे सिंपल डायग्राम्स को तो हम पढ़ लेते हैं, है ना, ये कॉमन मेंटालिटी होती है। अब देखो ज़रा इसकी लेबलिंग, ये हो गया हमारा प्लूम्यूल। अब लगेगा कि हाँ अब थोड़ा आसान हुआ है और अब थोड़ा इजी भी लगेगा। ठीक, ये नीचे वाला जो पोर्शन हो गया हमारा रेडिकल। डाइकॉट्स के केस में जो रेडिकल है या जो रूट टिप है वो प्रिजर्व रहती है, किससे, रूट कैप से। इसको चाहिए प्रोटेक्शन, इसीलिए ये रूट कैप से प्रिजर्व रहती है क्योंकि डेलिकेट टिप होती है जिसको बहुत सारे फंक्शंस आगे जाके परफॉर्म करने हैं, तो ये रूट कैप से प्रिजर्व रहेगी या प्रोटेक्टेड रहेगी। ये हो गया प्लूम्यूल। अब ये जो दो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, कौन से, ये वाले और ये वाले, ये यही है कॉटिलिडन्स। ठीक है, अलग से लेबलिंग नहीं कर रही हूँ मैं, कॉमन लेबलिंग शो कर रही हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों हो गए कॉटिलिडन्स। अब दो रीजन्स आते हैं जिसको आप डाइकॉट्स के केस में स्टडी करते हो। वो दो रीजन्स कौन से होते हैं? दो रीजन्स होते हैं एपिकॉटल और हाइपोकॉटल। देखो एपी और हाइपो टर्मिनोलॉजीज अलग अलग हैं, उसके अलावा जो आगे का कॉटिल है ये डिपेंड कर रहा है या डिपिक्ट कर रहा है कॉटिलिडन्स वाले पोर्शन को। जरा देखो तो एक बार स्पेलिंग कॉटिलिडन्स की, कॉटिल हो गया, कॉटिलिडन्स की ही शॉर्ट फॉर्म एक तरीके से आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये दो रीजन्स हो गए जिसको आप कॉटिलिडन्स के बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हो। कैसे? एक वो रीजन है जो कॉटिलिडन्स के लेवल से ऊपर प्रेजेंट है, एक वो रीजन है जो कॉटिलिडन्स के लेवल से नीचे प्रेजेंट है। अब इसको याद कैसे रखोगे आप? बहुत सिंपल है, आप पहले भी पढ़ के आ चुके हो, याद करो ज़रा। ऑस्मोसिस केमिस्ट्री में आप क्लास 9th में 3 सॉल्यूशंस पढ़ के आए हो। वो 3 सॉल्यूशंस कौन से थे? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, जिसमें हाइपर को आप हमेशा हाई से रिलेट करते हो और हाइपो को हमेशा लो से रिलेट करते हो। सेम फंडामेंटल यहाँ पर भी अप्लाई करना है। ठीक है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने पुराने कॉन्सेप्ट से आपको इसलिए रिलेट करके बताया ताकि आप उसको अच्छे से याद में रख पाओ। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको याद है तो बस उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रिलेट कर दीजिए। हाइपो मैंने अभी आपको बताया लो, तो कॉटिलिडन्स के नीचे वाला जो रीजन है उसको हम बोलेंगे हाइपोकॉटिल रीजन। जैसे ये हमने कॉटिलिडन्स बनाए हैं तो ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन होगा ये होगा हमारा हाइपोकॉटिल। ठीक, तो ऑब्वियस ही बात है, जो उसका ऊपर वाला पोर्शन होगा वो हो जाएगा एपिकॉटिल रीजन। तो इस तरीके से हमारा जो सिंपल डाइकॉट का एम्ब्रियो है उसका सेक्शन दिखता है। ठीक है, आई होप कि डाइकॉट वाला पोर्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे किसकी? मोनोकॉट में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कशन करते हुए बताया था कि जब डाइकॉट और मोनोकॉट का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो एक स्टेज तक वो सिमिलर होता है और वो स्टेज होती है हमारी ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो की स्टेज तक। दोनों में ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो की स्टेज तक जो डेवलपमेंट है वो सिमिलर रहेगा। पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ने वाले हैं अब? एम्ब्रियोजेनेसिस
किसके केस में? मोनोकॉट्स के केस में, ठीक है। डाइकॉट्स के केस से थोड़ा सा अलग है मोनोकॉट, लेकिन हाँ एक स्टेप तक दोनों का जो डेवलपमेंट है वो सेम है। सबसे पहले जो मोनोकॉट्स के केस में इस एम्ब्रियो को स्टडी किया गया था वो किया गया था सैगिटेरिया सैगिटिफोलिया के केस में। अच्छा सा नाम है, याद कर लेना। ये है वो प्लांट का साइंटिफिक नेम जिसके अंदर ये सबसे पहले डिस्कवर या स्टडी किया गया था, सैगिटेरिया सैगिटिफोलिया। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एम कर रहे हो तो ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि उनका कुछ नहीं पता कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑल्दो मैं चैप्टर के एंड में आपको एक आइडिया देती हूँ एमसीक्यूज का और वन वर्ड का, इनफैक्ट बोर्ड लेवल आंसर्स का भी, जिससे आपको आइडिया लगता है कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो ये होगा सैगिटेरिया सैगिटिफोलिया। इस प्लांट में ये सबसे पहले स्टडी किया गया था। अब बात करेंगे उसके डेवलपमेंट की या उसके मैकेनिज्म की। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बोला, ग्लोब्यूलर स्टेज तक जो डेवलपमेंट है वो सेम रहेगा दोनों केसेस में। जो हमने डाइकॉट्स में अपने डायग्राम्स के थ्रू पढ़ा था वहाँ तक ग्लोब्यूलर स्टेज तक सेम है। मतलब जब जाइगोट डिवाइड करेगा तो 2 सेल्स में डिवाइड करेगा, बेसल सेल में और टर्मिनल सेल में, और फिर ये डिवाइड करते करते आगे तक ग्लोब्यूलर स्टेज पर पहुँचेंगे। अब जो डिफरेंस यहाँ पर आता है वो आता है, वहाँ पर भी बेसल सेल सस्पेंसर सेल बना था, डिवाइड करके याद कर लीजिए उसको भी। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप इमीडिएटली इसका जो पहला वाला लेक्चर है उस पर जाकर विजिट कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें फिर से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बेसल सेल बनाएगा हमारा सस्पेंसर सेल। इसके अलावा ये जो टर्मिनल सेल है वो आगे जाकर ग्लोब्यूलर शेप्ड एम्ब्रियो हमको देता है। अब जो डिफरेंस यहाँ पर आता है वो आता है बेसल सेल वहाँ पर सस्पेंसर सेल के बाद पूरा और फर्दर डिवाइड होकर हमें एम्ब्रियो देने वाला था। मोनोकॉट्स के केस में, फिर से बोल रही हूँ, बेसल सेल डाइकॉट्स के केस में आगे जाकर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शो कर रहा था, उसी से सस्पेंसर, हॉस्टोरिया, फिर हाइपोफिसिस ये सब निकल रहे थे। लेकिन मोनोकॉट्स के केस में जब ग्लोब्यूलर स्टेज तक पहुँच गया एम्ब्रियो बेसल और टर्मिनल सेल के डिवीजन की वजह से, उसके बाद सस्पेंसर सेल भी बन गया। लेकिन ये जो बेसल सेल है ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में मदद नहीं करेगा। एम्ब्रियो जो डेवलप होगा वो होगा इस टर्मिनल सेल की वजह से ही। मतलब यही टर्मिनल सेल डिवाइड होगा और आगे जाकर 3 सेल्ड स्टेज प्रो एम्ब्रियो बनाएगा। वहाँ पर 4 सेल्ड स्टेज का प्रो एम्ब्रियो बना था, यहाँ पर टर्मिनल सेल ने डिवाइड करके प्रो एम्ब्रियो बनाया है जो 3 सेल्ड स्टेज का है, ठीक है। यही 3 सेल्ड स्टेज का प्रो एम्ब्रियो आगे जाकर डेवलप करेगा और सिंगल कॉटिलिडन बनाएगा। उस सिंगल कॉटिलिडन को आप बोलते हो स्क्यूटेलम। मोनोकॉट्स के केस में इस सिंगल कॉटिलिडन को हम बोलते हैं स्क्यूटेलम, कॉटिलिडन नहीं बोलते, कॉटिलिडन बोलते हैं डाइकॉट्स के केस में। और उसी के बेसिस पर आपने हाइपोकॉटिल और एपिकॉटिल ये 2 टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन किया था। लेकिन मोनोकॉट्स के केस पे हम ये नहीं बोलते कि एम्ब्रियो के पास सिंगल कॉटिलिडन है, हम सीधे सीधे टर्मिनोलॉजी जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ये स्क्यूटेलम वाली, ठीक है। स्क्यूटेलम का मतलब ही होता है कि सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट है, और सिंगल कॉटिलिडन है इसका मतलब ही वो मोनोकॉट्स हैं। देखो डाइकॉट और मोनोकॉट में भी ये जो कॉट वाली टर्मिनोलॉजी है ये कॉटिलिडन्स को डिपिक्ट करती है। कॉट हो गया, कॉटिल हो गया, ये सारे कॉटिलिडन्स के ही शॉर्ट फॉर्म हैं जो अलग अलग फॉर्म्स में यूज़ किए गए हैं नेमिंग के लिए। तो मोनोकॉट है सिंगल कॉटिलिडन होगा, उसको हम सिंगल है तो कॉटिलिडन ना टर्म करके स्क्यूटेलम को टर्म करेंगे। और वहाँ पर रेडिकल, मतलब मोनोकॉट्स के केस में रेडिकल और प्लूम्यूल भी नहीं बोला जाता, रूट और शूट टिप को रिस्पेक्टिवली कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा बोला जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या बोला जाता है? कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। ये हो गया आपकी स्टेम और ये कोलियोराइजा हो गया आपका रूट, ठीक है।
तो आपको मोनोकॉट्स के केस में ध्यान रखना होगा। एक और बात, सस्पेंसर सेल एम्ब्रियो तो नहीं बना रहा, लेकिन जो हमारा सस्पेंसर सेल वहां पर डाइकॉट्स के केस में क्या था, याद करिए जरा, अभी भी डायग्राम वैसे बना हुआ था बोर्ड पर, वो था 6 से 10 सेल्ड की स्टेज होती है सस्पेंसर की। लेकिन यहाँ मोनोकॉट्स के केस में ये जो सस्पेंसर होता है ये एम्ब्रियो नहीं बनाता, लेकिन सिंगल सेल्ड होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। मतलब ध्यान में एक्चुअली में रखना क्या है, वो ये है कि डिफरेंसेस ध्यान में रखने हैं। डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के केस में थोड़े इजी भी है वैसे ध्यान में रखना, उसको इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप सोच रहे हो, अगर बुक से थ्योरी पढ़ने पर डिफिकल्ट लग रहा है, तो आई गारंटी यू कि अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आप अच्छे से डिफरेंस को समझ पाओगे और उसको याद भी रख पाओगे। उसके लिए वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको दिमाग लग रहा है, या फिर आपको कोई और चेंजेस चाहिए उसमें, तो आप वो भी हमको बता सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, बिकॉज वी वेलकम दी सजेशंस फ्रॉम योर साइड, राइट। तो सबसे पहली बात, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो कभी भी मिस आउट ना हो, ठीक। तो जो हमारा सस्पेंसर सेल है वो है सिंगल सेल्ड, यहाँ पर जो डाइकॉट्स के केस में 6 to 10 सेल्ड की स्टेज पर था। इसके अलावा सिंगल सेल होने के साथ साथ ये था वेसाइकुलर, ठीक है। हमारा जो सस्पेंसर सेल है यहाँ पर सिंगल सेल है और वेसाइकुलर है। साथ ही साथ हमारा जो टर्मिनल सेल है वो प्रो एम्ब्रियो देगा। ये प्रो एम्ब्रियो मोनोकॉट्स के केस में 3 सेल की स्टेज में होता है, डाइकॉट्स में 4 सेल की स्टेज पर होता है। प्रो एम्ब्रियो यहाँ पर 3 सेल स्टेज को बोलते हैं और ये प्रो एम्ब्रियो सिंगल कोटिलिडन को देगा और उस सिंगल कोटिलिडन को यहाँ पर बोला जाता है स्क्यूटेलम। इसका एक जो डायग्राम है वो इस समय वैसे आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। जो मोनोकॉट्स के केस में डायग्राम है उसको बनाना थोड़ा इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ, उसका जो डिजिटल डायग्राम है जो आपकी स्क्रीन पर इस समय आपको दिख रहा है वो ज़्यादा आपको अच्छे से बता पाएगा। और कोलियोप्टाइल और कोलियोराइसा भी ध्यान में रखना है हमको कि क्या होते हैं मोनोकॉट्स के केस में, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो एम्ब्रियोजेनेसिस वाला पोर्शन था वो फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम और बहुत थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, जैसे बचा है हमारा सीड और फ्रूट का डेवलपमेंट। एम्ब्रियो बन गया, अब उससे बनेगा हमारा सीड जो एंजियोस्पर्म्स की स्पेशलिटी है ना, और उसके बाद बनेगा उसी से फ्रूट। सीड और फ्रूट का डेवलपमेंट बचा है और उसमें कुछ एडेप्टेशंस भी बचे हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। सो डू स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल शिक्षक जंक्शन, बिकॉज वी हैव लॉट मेनी एक्साइटिंग थिंग्स फॉर यू टू कम। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ।